MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो गणित है वो जानते हैं, लेकिन ये बिहार है। किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक आते आते मन और मकसद बदल जाना बिहार में आम है। बिहार चुनाव में आमने सामने होंगे तेजस्वी और पीके। पीके ने राघोपुर सीट पर चुनाव लड़ने के दिए संकेत। किशोर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो राघोपुर के हमारे साथी तय। भूमि राघोपुर ही बची है। नहीं वो तय वो लोग करेंगे, कल निर्णय हो जाएगा। राघोपुर से पीके लड़े तो तेजस्वी की बढ़ेगी मुश्किल। टिकट बंटवारे से पहले आम जनता को रोजगार का लॉलीपॉप दिखाने में व्यस्त तेजस्वी यादव राघोपुर की जनता के बीच कब जाएंगे? इस सवाल से पहले जनसुराज के अध्यक्ष पीके ने राघोपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर आरजेडी खेमे में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि पीके ने फैसला राघोपुर की जनता पर छोड़ दिया है, इस राजनीतिक चेतावनी के साथ कि कहीं तेजस्वी को दो जगहों से चुनाव न लड़ना पड़ जाए। पुराने सोच से तो राघोपुर नहीं बदला, पुराने लोगों से राघोपुर नहीं बदला, तो जो पुराना हथियार काम नहीं करता है तो आदमी को नया हथियार लगाना पड़ता है। प्रशांत किशोर उतरेंगे विकल्प के तौर पर जनसुराज उतरेगा। जनसुराज से कौन उतरेगा ये निर्णय पार्टी करती है, हम नहीं करते हैं। आप चुनाव लड़ेंगे? मैं बात समझे, मैंने कहा अगर लड़ेंगे तो राघोपुर से लड़ेंगे। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र आरजेडी की पारंपरिक सीट है और तेजस्वी यादव यहां से विधायक हैं। एक बार फिर तेजस्वी इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर पीके की यहां एंट्री होती है तो मुकाबला महामुकाबला की तरह होगा, जहां एक तरफ तेजस्वी की अस्मिता तो पीके का भरोसा दांव पर होगा। लेकिन तय है कि पीके के राघोपुर आने से तेजस्वी का पूरे बिहार में चुनाव प्रचार से फोकस डाइवर्ट हो सकता है। अब यह देखना है कि राघोपुर की जनता पीके के चुनाव लड़ने को लेकर क्या कुछ फीडबैक देती है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर का इतिहास कोई राजनीतिक परिवार से नहीं रहा, वो एक कुशल रणनीतिकार रहे हैं और अब वो खुद अपनी पार्टी के लिए रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से जनसुराज के लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर जनसंपर्क किया, पदयात्रा की, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी और जिस तरीके से वो सच्चे छवि के लोगों को टिकट दे रहे हैं, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बिहार की जनता को एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। राघोपुर विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट बनने वाली है क्योंकि यहां राजनीति के दो धुरंधर आपस में भिड़ने वाले हैं। आपको बताएं कि राघोपुर विधानसभा सीट हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है। राघोपुर एक यादव बाहुल्य विधानसभा है। यहां लगभग 31% यादव वोटर हैं, जबकि 18% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। राघोपुर सीट पर 3% मुस्लिम वोटर हैं, जो आरजेडी की ताकत है। 1995 से सीट पर लालू परिवार का कब्जा है। 1995 में लालू प्रसाद यादव जनता दल की टिकट पर यहां पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद 2000 से लेकर 2010 तक राबड़ी देवी यहां से विधायक रही। 2010 में जेडीयू के सतीश कुमार यहां से जीत गए, लेकिन 2015 में फिर आरजेडी ने यहां वापसी कर ली।
2015 से तेजस्वी यादव इस सीट से विधायक हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आप पीके तेजस्वी को राघोपुर में चुनौती दे पाएंगे? राघोपुर विधानसभा सीट पर एक तरफ आरजेडी का जातिवाद वाला हथियार है, तो वहीं दूसरी तरफ चंसुराज इस बार परंपरागत राजनीति बदलने पर अड़ी है। इसके लिए पीके ने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार से मुक्ति, परिवारवाद के खात्मे को हथियार बनाते हुए युवाओं को आह्वान किया। अगर राघोपुर समेत बिहार की जनता ने पीके के इन मुद्दों पर भरोसा जताया तो एक बार फिर से आरजेडी के जातिवाद वाला दांव ध्वस्त हो सकता है। लालू प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए वोट करेगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेगा, बिहार में बदलाव के लिए वोट पड़ेगा और उस शुरुआत के लिए वोट पड़ेगा जिस सपने को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि आने वाले 10 साल में इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराएं। एक ऐसा भी दिन आए जब यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, वैसी व्यवस्था बनाने के लिए वोट पड़ेगा। प्रशांत किशोर बिहार में जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, राघोपुर से इसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहां 1995 से लालू परिवार का दबदबा है। यहां की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन आज भी राघोपुर विकास से अछूता है। यहां शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल बदहाल है। यहां लोगों को आज भी नाव का सहारा लेकर इलाके से बाहर जाना पड़ता है। आरजेडी ने ना तो यहां विकास पर फोकस किया और ना ही यहां बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त कर पाई। यही वजह है कि इस बार राघोपुर की जनता आरजेडी का दामन छोड़कर पीके के वादों पर भरोसा जता सकती है। आज के इस दौरे का जो मकसद है कि राघोपुर में लोगों की जो बदहाली है उसको बिहार और बिहार के मतदाताओं के सामने ये दिखाया जाए कि देखिए, अगर आप जाति के नाम पर, खोखले सामाजिक न्याय के नाम पर वोट देते रहिएगा, नेताओं का बंधुआ मजदूर बनकर वोट देते रहिएगा, तो चाहे आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने या मुख्यमंत्री, आपके बच्चे मजदूर ही बनेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार लड़ाई काफी रोमांचक होने वाली है। इस बार एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ जनसुराज एक तीसरे मोर्चे की तरफ मैदान में है। बिहार चुनाव को लेकर जनसुराज पहले से ही तैयारियों में जुटा है। पीके बिहार में सकारात्मक राजनीति की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या बिहार की जनता पीके को मौका देगी? क्या पीके बिहार में अपना स्थान बना पाएंगे? क्या पीके बिहार में तीसरे मोर्चे की तरह खुद को स्थापित कर पाएंगे, या फिर उनकी पहचान वोट कटवा पार्टी की तरह रहने वाली है? यह सब कुछ इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में तय हो जाएगा। तो रिजल्ट के बाद सब कुछ तय हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसे चुना। इधर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बातें खुद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताई हैं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि यह पोस्ट ठीक उस समय आया है जब एक दिन पहले उनकी पत्नी ज्योति प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची। पवन सिंह खुद को बीजेपी का ईमानदार वर्कर बता रहे हैं, जो किसी भी चुनावी राहत से खुद को दूर कर पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। और सही मायने में पार्टी को भी पवन सिंह ने 5 दिन से चले आ रहे पारिवारिक हंगामे के असर से बचा लिया। राजनीतिक फायदा भी है कि पवन का पावर पूरे चुनाव में बरकरार रहेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उम्मीदवार का जो सिलेक्शन है, चयन है, उसे लेकर वोट परसेंट बढ़ाने में मदद करने वाला है। यानी कि पवन का जो पावर है वो चुनाव लड़े ना लड़े, वो बिहार की पृष्ठभूमि में, राजनीतिक पृष्ठभूमि में दिखने वाला है। बीजेपी नेता और भोजपुरी सिने जगत में पावर स्टार के नाम से जाना जाने वाला नाम पवन सिंह, जिन्होंने 2025 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला ले लिया है। एनडीए का फोकस फिलहाल जातिगत एकता और विकास के इर्द गिर्द घूम रहा है, और ऐसे में पावर स्टार का पावर से दूर रहने का फैसला बीजेपी के लिए कई मायनों में राहत लेकर आया है, जिसके तहत एनडीए में सीटों का बंटवारा भले न फाइनल हुआ हो, फिर भी पवन का प्रचार एनडीए को 5 से 10 सीटें दिलवा सकता है। पवन सिंह भले ही चुनावी दंगल में ना हो, फिर भी जमीनी तौर पर उनका प्रभाव व्यापक है, जो सभी आलोचनाओं
और पार्टी को विवादों से बचाते हुए उनकी लोकप्रियता से गठबंधन और खासकर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। स्टार प्रचारक के तौर पर मदद कर सकते हैं पवन सिंह, युवा वोटरों को एकजुट कर सकते हैं पवन सिंह, 10 से 15% वोट शिफ्ट भी करा सकते हैं, राजपूत कुशवाहा एकजुट रह सकते हैं, टिकट बंटवारे में भी काफी आसानी हो जाएगी। पवन सिंह ने कहा कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और रहेंगे। पवन सिंह का यह ऐलान पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवादों के बीच आया है। ज्योति ने हाल ही में जन सुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। पवन सिंह को बीजेपी ने पहली बार 2024 लोकसभा चुनाव में आसनसोल से टिकट दिया था। बंगाली महिलाओं को अभद्र दिखाने का आरोप लगा था, तब बीजेपी ने चुनाव मैदान से हटने के लिए दबाव बनाया। पवन सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय मैदान में उतर आए। उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर धकेलकर पवन सिंह 2 नंबर पर काबिज हो गए। कुशवाहा की हार में पवन सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। इस बीच एक चर्चा है कि पवन सिंह की छवि को धूमिल करने के लिए ज्योति सिंह को आगे किया गया, क्योंकि इससे पहले अगस्त 2025 में ज्योति सिंह ने काराकाट, नबीनगर और डिहरी में जनसंपर्क अभियान चलाया था। ये राजपूत बहुल विधानसभा सीटें हैं जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। उस समय भी पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन तब ज्योति न तो पवन सिंह पर कोई गंभीर आरोप लगा रही थी और न ही मीडिया में भावनात्मक बयान दे रही थी। लेकिन चुनाव आते ही ये सब कुछ शुरू हो गया। ज्योति सिंह ने उनके बारे में क्या क्या कहा, उसके बाद ऐसा वातावरण बन रहा था कि अगर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है। ज्योति सिंह वहां जाकर उनके विरुद्ध प्रचार कर सकती है, महिलाओं के बीच जा सकती है और उसके बाद पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उनका बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो विवाद उभरा है, उस विवाद में पवन सिंह के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर विपक्ष को फ्री में मिल रहे एक मुद्दे से उन्हें दूर कर दिया, तो बीजेपी के लिए तनाव का एक एंगल भी छोड़ दिया, जिसके तहत अगर पवन चुनाव लड़ते तो उनकी उम्मीदवारी से राजपूत वोट लगभग 4 से 5% तक मजबूत होता, जो अब उन उम्मीदवारों की ताकत पर निर्भर करेगा जो उस सीट पर खड़े होंगे। और अगर विपक्ष, जिसमें आरजेडी या फिर जनसुराज जैसी पार्टियां हैं, उन्हें इसका फायदा मिला तो 2 से 3 सीटों पर असर पड़ सकता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पवन बहे या ना बहे, पावर तो जरूर दिखेगा। चलिए आगे आप बात करते हैं घुसपैठियों को देश की मजबूती के लिए सरहदों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का घुसपैठ से मिलन कहीं ना कहीं हमें कमजोर कर रहा है। सवाल है कि बंगाल और असम में जो बदलाव दिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि आखिर वोट के लिए डेमोग्राफी में बदलाव का खतरा उन्हें महसूस क्यों नहीं होता। केंद्रीय गृह मंत्री की चिंता बिल्कुल जायज है, कड़े नियम उन चिंताओं को दूर करने का कारगर उपाय भी है, लेकिन सवाल उन सभी राजनीतिक पार्टियों से जो तुष्टीकरण तो कभी वोट पाने के लिए देश की संपन्नता के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश में आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही जनता का हक छीनने का अधिकार उन राजनीतिक पार्टियों को एक दिन हाशिए पर ला खड़ा करेगा। भारत के लिए नासूर बन चुके घुसपैठ पर अब डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की रणनीति ने काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चिंता घुसपैठ से ज्यादा उन राजनीतिक पार्टियों को लेकर थी जो वोट बैंक के लिए घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं। फिर सवाल यह भी था कि गुजरात और राजस्थान में भी सीमाएं लगती हैं, लेकिन वहां पर घुसपैठ नहीं होती। फिर असम और बंगाल में ही क्यों? अमित शाह के मुताबिक असम में 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 29.6% थी। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में यह वृद्धि दर 40% है। कई सीमावर्ती क्षेत्रों में यह 70% तक पहुंच गई है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि अतीत में घुसपैठ हुई है।
कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को वोट बैंक मानते हैं। केंद्र सरकार अकेले घुसपैठ को नहीं रोक सकती। राज्य सरकारें ऐसे घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं। अमित शाह ने उन आंकड़ों की तरफ इशारा करते हुए घुसपैठ और भारतीय जनसंख्या पर बढ़ते प्रभावों को बताने की कोशिश की। अमित शाह ने आजादी के बाद से लेकर 2011 तक के आंकड़ों को गिनाते हुए मुस्लिम आबादी के बढ़ते ग्राफ की तरफ इशारा किया, जिसमें पूरे देश में 1951 में हिंदू 84% जबकि मुस्लिम 9.8% थे। 1971 में हिंदू 82% जबकि मुस्लिम 11% हो गए। 1991 में हिंदू 81% तो मुस्लिम 12.21% हो गए। 2011 में हिंदू 79% तो मुस्लिम 14.2% थे। भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जुलाई 2025 में ही चेतावनी दी थी कि 2041 तक हिंदू मुस्लिम आबादी लगभग बराबर हो जाएगी, खासकर प्रवासी मुसलमानों के कारण, जिनका आंकड़ा 31% बता रहा है और हिमंता का इशारा इसे डेमोग्राफिक जिहाद बता रहा है। आसाम के 11 जिलों में मुस्लिम आबादी का बहुमत में आना इस बात को और भी बल देता है कि ये एक सोची समझी रणनीति और राजनीतिक फायदे के लिए कराया जा रहा है। असम में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ लंबे समय से एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जो राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना को प्रभावित कर रहा है। और ये कोई आज की बात नहीं, बल्कि 1985 के असम समझौते के बाद भी ये समस्या बनी हुई है। Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. सरकार लगातार घुसपैठियों पर कड़े एक्शन ले रही है, जो एक अभियान के तौर पर समय समय पर किया जाता रहा है, और ये उसी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट फॉर्मूले पर काम कर रहा है। अप्रैल 2025 से अभियान की शुरुआत की गई। 330 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की गई। सभी को वापस बांग्लादेश धकेल दिया गया। जून 2025 तक 20 बांग्लादेशियों की पहचान हुई। जुलाई 2025 में 5 बांग्लादेशी और 3 रोहिंग्या पर एक्शन हुआ। 2024 के अंत तक 1,65,531 अवैध प्रवासियों की पहचान हुई, तो 30,100 से अधिक प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया। नीतिगत निर्णय और रणनीति एक साथ बढ़ते घुसपैठ को मिलते राजनीतिक संरक्षण पर प्रहार कर रहे हैं। नियमों को सख्त कर दिया गया है, जिसके तहत जून 2025 में आधार कार्ड जारी करने के नियम सख्त किए गए। केवल जिला आयुक्त ही वयस्कों को आधार दे सकेंगे, ताकि अवैध प्रवासियों को पहचानना आसान हो। सितंबर 2025 इमिग्रेंट्स एक्ट 1950 के तहत एसओपी मंजूर किया गया। बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के 24 घंटे में डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मई 2025 पुशबैक पॉलिसी अपनाई गई। सीमा पर पकड़े गए प्रवासियों की तुरंत वापसी कराई गई। डेमोग्राफी में बड़े बदलाव की आहट के पीछे बढ़ता घुसपैठ केवल केंद्र सरकार की चिंता नहीं, बल्कि आसाम और बंगाल में रहने वाले लोगों के आर्थिक और योजनाओं के फायदे में सेंधमारी है। आंकड़ों के सच से आम जनता सामना कर रही है और केंद्र सरकार देश की राज्य सरकारों से अपील कर रही है कि इस नासूर को समय रहते समाप्त करना ही होगा, जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र सर्वोपरि के लिए सबसे जरूरी है। चलिए, डेमोग्राफी बदलाव का कितना बड़ा असर भारत पर पड़ेगा ये आपने देखा, लेकिन पाकिस्तान परेशान चल रहा है, चलना भी चाहिए। मुक्ताकी भारत में है, देवबंद में भारत की तरफ से आवभगत पर बेहद रोमांचित है, तो बढ़ते भारत और अफगानिस्तान के बीच जो दोस्ती है उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से वो देख रहे हैं। अब उन्हें भी लग रहा है कि भारत अपने दोस्तों के लिए हर समय खड़ा होता है, लेकिन पाकिस्तान के आरोपों और पाकिस्तान की छवि को लेकर मुक्ताकी का बयान बता रहा है
कि पाकिस्तान के बुरे दिन जल्द शुरू होने वाले। पाकिस्तान को यह तस्वीर आज बहुत चुभेगी। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को बढ़ावा दिया, अमेरिका से लड़ने के लिए हथियार मुहैया कराए, अफगानिस्तान में कब्जे के लिए मदद की, आज उसी तालिबान ने पाकिस्तान को करारा तमाचा जड़ा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने न सिर्फ भारत का दौरा किया, बल्कि देवबंद दारुल उलूम में धार्मिक नेताओं से मुलाकात की। हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। भारत में हो रही मेहमान नवाजी से मुत्ताकी बेहद खुश हैं। चाहे दारुल उलूम में अफगानी छात्रों की तरफ से स्वागत हो या उनसे मिलने वालों की भीड़, मुत्ताकी ये सब कुछ देखकर रोमांच से भरे जा रहे थे। मुत्ताकी और दारुल उलूम के मुहतमीम अब्दुल कासिम नोमानी और मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात हुई। मुत्ताकी ने पूरे दारुल उलूम परिसर को घूमकर देखा और मस्जिद में नमाज अदा की। मुत्ताकी ने दारुल उलूम में भारत अफगान रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया। उम्मीद है कि आना जाना ज्यादा हो जाए और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज्यादा करता है और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छा है, तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज्यादा हो जाए। मुत्ताकी की दारुल उलूम यात्रा से सबसे ज्यादा पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को देवबंदी इस्लाम का संरक्षक और तालिबान का मुख्य समर्थक बताता है। लेकिन मुत्ताकी की देवबंद यात्रा से यह साफ हो गया है कि तालिबान की धार्मिक जड़ें भारत में हैं, न कि पाकिस्तान में। इसका सीधा मतलब यह है कि तालिबान अब अपनी राजनीतिक और कूटनीति में पाकिस्तान पर निर्भरता कम कर भारत की तरफ रुख कर रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने भारत और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक रिश्तों की याद दिला दी। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई। मैंने उनसे ये कहा कि हमारे ताल्लुकात आपसे सिर्फ इल्मी नहीं है, हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी की जंग लड़ी है उसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को उन्होंने चुना था। वहाँ जा कर के आपके यहाँ उन्होंने जलावतन हुकूमत बनाई। हम ये समझते हैं कि दुनिया के मुल्कों के अंदर कतई नज़र इसके कि उनका मजहब क्या है, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। ये प्यार मोहब्बत है। पाकिस्तान को मुत्ताकी की दारुल उलूम यात्रा भले ही चुभ रही हो, लेकिन देवबंद के उलेमा और अफगान उलेमाओं के बीच ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। इसी देवबंद मसलक को मानने वाले अफगानिस्तान में भी हैं। अफगानी देवबंद को एक रूहानी मरकज मानते हैं। आपको बताएं कि देवबंद के दारुल उलूम की स्थापना 1866 में हुई थी। दारुल उलूम इस्लामिक उच्च शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। तालिबानी नेताओं के बीच दारुल उलूम का काफी सम्मान है। हक्कानिया की स्थापना भी देवबंद के दारुल उलूम की तर्ज पर हुई है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान खुद को तालिबान का रहनुमा बताता है। मुत्ताकी ने पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ अफगान की जमीन के इस्तेमाल को सिरे से खारिज कर दिया। आप इस बात को इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान आतंकी संगठन के माध्यम से आपकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न करे। वो तो कर नहीं सकता है, तो वो कैसे करे, क्योंकि उधर तो हमारा तसल्लुत है, उधर तो हुकूमत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने तालिबान को भारत के खिलाफ उकसाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कंगाल पाकिस्तान की चाल को तालिबान बहुत ही पहले समझ चुका है। यही वजह है कि आज तालिबान भारत के साथ खड़ा है। तालिबान ने पाकिस्तान के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, क्योंकि तालिबान जानता है कि भारत अपनी आन बान शान के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अफगानिस्तान को जब जब जरूरत पड़ी, भारत ने दोनों हाथ खोलकर उसकी मदद की। ऐसे में अब तालिबान पाकिस्तान के लिए उल्टी तलवार बन चुका है।
उस खास शो में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक तारीख आपको याद रखनी चाहिए, 15 अक्टूबर की, जब राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन होगा। आप सभी जुड़ेंगे, ढेर सारी बातें होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। शुक्रिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH